आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। देश के कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक कुल 35 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पिछले महीने की 21 तारीख से शुरू हुए कोविड टीकाकरण के नए चरण के दौरान कल तक 57,36,000 से अधिक कोविड वैक्सीन लगाई गईं। मंत्रालय ने कहा है कि 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए कल एक ही दिन में वैक्सीन की 28,33,000 पहली खुराक और 3,29,000 दूसरी खुराक दी गई। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस आयु वर्ग के कुल 9,94,34,000 व्यक्तियों को वैक्सीन की पहली खुराक और 27,12,000 व्यक्तियों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने हैदराबाद में टीका परीक्षण की नई प्रयोगशाला के निर्माण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक ट्वीट में कहा कि प्रयोगशाला के लिए धनराशि पीएम केयर्स फंड से मंजूर की गई है। उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना हैदराबाद के राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में की जाएगी और ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करेगा। कोविड महामारी के दौरान महाराष्ट्र के धुले में श्री दीप रक्त सेवा समूह के युवाओं ने रक्तदान, पानी और भोजन के पैकेट के वितरण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए जरूरतमंद मरीजों की सहायता की है। इस समूह के 1,779 सदस्यों ने रक्तदान किया। समूह के सदस्य कल्पेश शर्मा ने आकाशवाणी को विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। पिछले 15 साल से इस रक्तदान क्षेत्र में काम कर रहे हैं और रक्तदान का काम करते समय थैलीसीमिया जैसी बीमारी के रुग्ण हमने 180 से 190 बच्चों को हमने दत्तक लिया है। हम उन्हें हर 24 दिन बाद नियमित रक्तदान करते हैं और कोरोना जैसी महामारी में हमने 1329 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और कोविड प्लाज्मा भी हमने 150 से 200 रक्तदाताओं ने डोनेट किया। ये काम हम धुलिया, जलगांव, नासिक, पुणे, कोल्हापुर इन शहरों में करते हैं और कैंसर जैसी जो बीमारी है, ऐसे जो रुग्ण है उनको भी हम फ्री में ब्लड डोनेट करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए हेल्थ एटीएम स्थापित करने की योजना बनाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने से संबंधित एक प्रेजेंटेशन को देखने के बाद इस दिशा में विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। यह हेल्थ एटीएम मशीन राज्य में विभिन्न गांव, छोटे कस्बों और शहरों के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित की जाएंगी। अत्याधुनिक हेल्थ एटीएम मशीनों के द्वारा लोग अपने बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक एज, बॉडी फैट, हाइड्रेशन, पल्स रेट, लंबाई, मसल मास, शरीर का तापमान, वजन और ऑक्सीजन लेवल जैसे पैरामीटर को माप सकेंगे। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 70 लाख परामर्श देकर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। इस नवीन डिजिटल माध्यम से मरीज रोजाना डॉक्टरों और विशेषज्ञों से परामर्श लेते हैं। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा इस समय 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस प्लेटफॉर्म से अब तक 32 लाख रोगियों को सेवा उपलब्ध कराई गई है। पिछले वर्ष अप्रैल में देश भर में पहले लॉकडाउन के तुरंत बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई संजीवनी ओपीडी सेवा शुरू की। यह रोगी और डॉक्टर के बीच परामर्श का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मरीजों को उनके घर पर ही स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराता है। ई संजीवनी ओपीडी पर ऑनलाइन 420 ओपीडी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। इस प्लेटफॉर्म पर स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी ओपीडी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इनमें से ज्यादातर स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी ओपीडी का प्रबंधन एम्स जैसे प्रमुख अस्पताल कर
कर रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह से 50,000 से अधिक मरीजों ने ई संजीवनी सेवाओं का उपयोग किया। लगभग 2,000 डॉक्टर प्रतिदिन टेलीमेडिसिन का उपयोग करते हैं। कई राज्यों के लोगों ने ई संजीवनी सेवा का उपयोग करने के प्रति काफी उत्साह दिखाया है। इससे स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करने के इस डिजिटल माध्यम को व्यापक रूप से अपनाने की संभावना बढ़ी है। सुपर्णा सैकिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। भारतीय जनता पार्टी नेता पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। देहरादून के राजभवन में आज शाम उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। धामी को कल शाम भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। श्री धामी ने भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि वे सभी के सहयोग से आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। राज्य में यह बदलाव तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के अंतर्गत शामिल करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इससे करोड़ों व्यापारियों को आसान शर्तों पर धन जुटाने सहित विभिन्न प्रकार के अन्य लाभ मिलेंगे और व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इस महीने की 16 तारीख को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के शिक्षकों के लिए इनोवेशन एम्बेसडर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। CBSE ने घोषणा की थी कि वो शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल MIC और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के सहयोग से 50,000 शिक्षकों को इनोवेशन एम्बेसडर के रूप में प्रशिक्षित करेगा। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच तय हो गए हैं। मंगलवार को लंदन के वेम्बले स्टेडियम में पहले सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला इटली से होगा। बुधवार को दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और डेनमार्क आमने सामने होंगे। क्वार्टर फाइनल में कल रोम में इंग्लैंड ने यूक्रेन को 4-0 से हराया। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। वॉर्सेस्टर में भारतीय टीम ने 3 गेंद शेष रहते 220 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान मिताली राज ने 86 गेंद में नाबाद 75 रन बनाए। इसके साथ ही मिताली एकदिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज के दूसरे दिन कल राजस्थान के अलवर जिले के नीमराणा शहर के निवासी के जयप्रकाश सबसे पहले सही जवाब देते हुए विजेता बने। मैं ये क्विज जीतकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। बहुत खुश हूँ सर, मैंने कोई प्राइज जीता है। ओलंपिक में जाने वाले सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और सर मैं ईश्वर से कामना करता हूँ ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतकर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। जितने भी श्रोता ये आकाशवाणी से प्रोग्राम सुनते हैं सर, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ये प्रोग्राम सुने और ये क्विज जीतने का मौका प्राप्त करें। सर मैं आकाशवाणी की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना ये टोक्यो ओलंपिक से पहले इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया। आकाशवाणी की ओलंपिक क्विज 1 जुलाई से शुरू हुई और पूरे देश में इसे भारी समर्थन मिल रहा है। ओलंपिक क्विज में भाग लेने के लिए सुनते रहिए स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नए IT नियमों का पालन कर रहे हैं। श्री प्रसाद ने एक ट्वीट में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुसार अपने प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक पोस्ट को स्वैच्छिक रूप से हटाने के लिए पहली अनुपालन रिपोर्ट पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।